नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, बायोलॉजी के सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक दो टॉपिक बस बचे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में जो है डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग जैसे कि वृक्क हो गया, यकृत हो गया, फेफड़े हो गया, त्वचा हो गया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा वृक्क का जो मुख्य कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, उसका जो है सचित्र जो है वर्णन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या है, तो प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने की जो प्रक्रिया है, जैविक क्रिया है, उसी को उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन जो है कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो जो उपापचय अर्थात मेटाबॉलिक अर्थात पाचन की जो क्रिया है उसके परिणाम स्वरूप जो है कुछ जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है शरीर में निर्माण होता है, जैसे कि जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इसका निर्माण जो है शरीर में होता है। तो इसी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है सरल भाषा में मैंने आप लोगों को इसको समझा दिया। ठीक है, तो शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, और उत्सर्जन की जो क्रिया को जो करने वाले जो अंगों का समूह रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो कौन कौन से अंग रहते हैं, तो यकृत रहता होता है, यकृत हो गया, वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़े हो गया, ये जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जो है विस्तार से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे उत्सर्जन के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के आधार पर उत्सर्जन के जो है 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं, अमोनिया उत्सर्जन हो गया, यूरिया उत्सर्जन हो गया, और कौन सा है, यूरिक अम्ल उत्सर्जन हो गया। तो ये 3 प्रकार के जो है उत्सर्जन होते हैं। तो अमोनिया उत्सर्जन में क्या होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो है अमोनिया के रूप में होता है, और यूरिया उत्सर्जन में नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो है कैसे होता है, यूरिया के रूप में होता है, और यूरिक अम्ल उत्सर्जन में कैसे होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो है यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जो प्राणी है अर्थात जीव है उसे क्या कहा जाता है, तो अमीनोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो यूरिया उत्सर्जन करने वाले जो प्राणियों के समूह है उसे क्या कहा जाता है, तो यूरियोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, और जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में फंसाया जाता है कि यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आपको दे दिया जाएगा कि यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक, तो याद रखिएगा यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, और यूरियोटेलिक किसे कहा जाता है, जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन कौन से जो प्राणी है वो अमोनिया उत्सर्जन करता है, कौन सा जो है यूरिया उत्सर्जन करता है, और कौन सा यूरिक अम्ल उत्सर्जन करता है। तो प्राणियों के नाम याद रखिएगा। जो ज्यादातर जो जलीय जीव है वो क्या करता है, अमोनिया को उत्सर्जन करता है, जैसे कि मछली हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा हो गया, ये क्या करते हैं, जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया जो है सबसे हानिकारक अर्थात सबसे विषैला जो है अमोनिया होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो यूरिया को उत्सर्जन करने वाले जीव हैं वो कौन कौन से हैं, तो उभयचर जैसे कि मेढक हो गया, और स्तनधारी जैसे कि मनुष्य हो गया। तो ये क्या करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। मनुष्य कई बार बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनुष्य जो है किसका उत्सर्जन करता है, तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, और ये जो है यूरियोटेलिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यूरिक अम्ल के बारे में बात करें तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वालों को यूरिकोटेलिक कहा जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, कीट हो गया, कीट पतंगे हो गया, ये जो है क्या है, यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यूरिकोटेलिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, कीट पतंगे हो गया, ये जो है यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम वही जैसे कि मैंने बताया था, सबसे हानिकारक कौन सा है, तो अमोनिया हो गया, उसके बाद यूरिया हो गया, उसके बाद कौन सा है, तो यूरिक अम्ल हो गया। ये जो है हानिकारक का जो है क्रम है। ठीक है, सबसे ज्यादा हानिकारक अमोनिया है, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम हानिकारक है यूरिक अम्ल। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, जो सबसे ज्यादा विषैला है, उसी को तो जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। तो जल की आवश्यकता अमोनिया को ज्यादा रहता है, फिर यूरिया को, और फिर यूरिक अम्ल को रहता है। तो इसका भी आप लोग कम याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब विभिन्न जंतुओं में जो यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो वृक्क अर्थात किडनी अर्थात गुर्दा जो है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क अर्थात किडनी होता है, ठीक है। अब अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है त्वचा होता है। केचुआ में बात करें तो उत्सर्जिकाएं होती हैं। झींगा मछली में बात करें तो हरित ग्रंथियां होती हैं। और फीता कृमि में बारे में बात करें तो फ्लेम कोशिकाएं होती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने फीता कृमि आर्थ्रोपोडा सिलेंड्रेटा जो इसका जो वर्गीकरण वाला वीडियो हम लोगों का नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने सभी जो स्तनधारी हो गया, उभयचर हो गया, फीता कृमि, आर्थ्रोपोडा सिलेंड्रेटा, इन सभी को जो है विस्तार से समझाया हुआ है। कोशिकाओं का वर्गीकरण जो पहला वीडियो है उसमें, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें तो आर्थ्रोपोडा में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मैल्पेवी की नलिकाएं हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। और सिलेंड्रेटा के बारे में बात करें तो क्या है, त्वचा और मुख है। तो ये जो मुख्य जीव है और उसका जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है इनके बारे में, इसलिए मैंने इसको जो है आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, वृक्क अर्थात किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया अर्थात लंग्स हो गया, यकृत अर्थात लीवर हो गया, और जो त्वचा अर्थात स्किन हो गया। ये जो क्या है मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जो है एक एक करके विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वृक्क अर्थात किडनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वृक्क, किस प्रकार ये जो है उत्सर्जन करता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो किडनी के बारे में बात करें, वृक्क के बारे में बात करें तो मनुष्य का जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है। किडनी क्या है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। इसकी आकृति जो है राजमा के समान होती है, ठीक है। देख लीजिए, ये जो है मनुष्य के 2 वृक्क हैं, ये पहला वृक्क है और ये जो है दूसरा वृक्क है। और इसकी आकृति कैसे रहती है, तो राजमा जो चावल होते हैं ना, उसी की आकृति की होती है वृक्क अर्थात किडनी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित होते हैं, तो पसलियों के नीचे और उदर के पीछे स्थित होता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृक्क कहाँ स्थित रहता है, तो पसलियों जो रहते हैं उसके नीचे और उदर के पीछे। तो पसलियां जो मैंने हड्डी वाले टॉपिक बताया था उसमें बताया था मनुष्य के पसलियों के बारे में, 12 जोड़ी पसलियां होते हैं। तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं वो भी वीडियो, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं, पसलियों के नीचे और उदर के पीछे स्थित रहते हैं कौन, वृक्क, ठीक है। बायां वृक्क जो है दाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। देख लीजिए, ये बायां वृक्क है जो दाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वृक्क का मुख्य कार्य क्या रहता है, तो रक्त को जो है छानना अर्थात रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को हटाना ही वृक्क अर्थात किडनी का मुख्य कार्य रहता है। तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न इस टॉपिक से क्या है कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या रहता है, तो रक्त को छानना अर्थात रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को हटाना जो है वृक्क अर्थात किडनी का जो है मुख्य कार्य रहता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक वयस्क व्यक्ति में इसका भार कितना रहता है, तो 120 से 170 ग्राम रहता है, ठीक है। वृक्क अर्थात किडनी का भार जो है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 120 से 170 ग्राम रहता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क जो है गहरे भूले लाल रंग के तंतु में संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है। तो इसका रंग देख लीजिए, लाल रंग का रहता है। और ये किससे घिरा रहता है, तो तंतु में संयोजी ऊतकों से जो है घिरा रहता है वृक्क, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देख लीजिए, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा जो है आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो पेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है। वृक्क के चारों ओर जो है क्या पाया जाता है, एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो पेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है। वृक्क जो है 2 भागों में जो है विभाजित होता है। कौन कौन से हैं 2 भाग, कॉर्टेक्स हो गया और दूसरा मेडुला हो गया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स देख लीजिए बाहरी गहरा भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, पूरा बाहरी वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और जो आंतरिक भाग रहते हैं, ये वाला हिस्सा जो पिरामिड नुमा रहता है, वही जो है मेडुला कहलाता है। देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, मेडुला है, ठीक है। ये बहुत सारे पिरामिड नुमा आकृतियों का बना रहता है, तो यही जो है मेडुला कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, अब बात करें हम लोग, वृक्क में जो है पथरी बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वृक्क अर्थात किडनी स्टोन किसमें बनता है, तो पथरी किसमें बनता है, तो वृक्क में बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ऑप्शन में यकृत दिया जाता है और वृक्क दिया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, जो पथरी है वो वृक्क में बनता है, ठीक है। और ये किसके कारण बनता है, तो यूरिक अम्ल हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है बनती है। तो कई बार एग्जाम में केवल कैल्शियम जो है ऑक्जेलेट दिया जाता है या कैल्शियम फास्फेट दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो के कारण क्या बनता है, वृक्क में पथरी अर्थात किडनी स्टोन होता है, ठीक है।
अब देख लीजिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। और एक वृक्क में कितनी जो है नेफ्रॉन पाई जाती है, तो लगभग 10 लाख अर्थात 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन जो है पाया जाता है, ठीक है, वृक्क में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब। तो वही हम लोग नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो नेफ्रॉन का दो मुख्य भाग होता है, वृक्क कणिकाएं होता है, रीनल कार्पस्कल होता है, और वृक्क जो है नलिकाएं अर्थात रीनल ट्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है नेफ्रॉन के भाग हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, क्या है वृक्क कणिकाएं और क्या है वृक्क नलिकाएं, ठीक है। तो जो वृक्क कणिकाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? तो ग्लोमेरुलस हो गया और ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ हो गया, और जो है दूसरा हम लोग देख लेते हैं वोमन संपुट होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्लोमेरुलस को देख लेते हैं या केशिका गुच्छ को देख लेते हैं, क्या है ग्लोमेरुलस और क्या है केशिका, मतलब क्या ग्लोमेरुलस और केशिका गुच्छ क्या है। तो ठीक है, दोनों एक ही नाम है। हिंदी में उसकी केशिका गुच्छ बोलते हैं और इंग्लिश में जो है ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार इंग्लिश नाम ही दिया जाता है, तो इंग्लिश नाम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिकाओं का जो है जाल रहता है। देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ना बीच वाला, ये जो लाल कलर का ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? यही जो है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये क्या है? कोशिकाओं का जो है जाल रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? रक्त का फिल्टर होता है, रक्त का निस्यंदन होता है, ठीक है। यही क्या होता है? ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्टर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रक्त का फिल्टर किसमें होता है, तो ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस है इसमें जो है अभिवाही धमनिका, अफेरेंट आर्टियोल्स और अपवाही धमनिकाएं, इन्फेरेंट आर्टियोल्स होती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्या है? अभिवाही धमनिका और ये क्या है? अपवाही धमनिका है, ठीक है। ये वाला जो है अभिवाही धमनिका है और ये जो है क्या है? अपवाही धमनिकाएं हैं, ठीक है। तो ये जो है किसमें रहती हैं? ग्लोमेरुलस में रहती हैं। तो क्या होता है? जो अभिवाही धमनिका है वहां क्या होता है? रक्त को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा है ना अभिवाही धमनिका, अफेरेंट आर्टियोल्स, ये क्या करती है? रक्त को यहाँ ग्लोमेरुलस में लेके जाती है। फिर क्या होता है? ग्लोमेरुलस में जो है रक्त का फिल्टर अर्थात छानता है रक्त। उसके बाद ये अपवाही धमनिका है वहां से जो है ये जो है बाहर निकल जाती है और इधर जो है नलिका में आती है, ठीक है, वोमन संपुट में आती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये जो है अभिवाही नलिकाएं हैं, धमनिकाएं हैं, और ये जो है अपवाही धमनिकाएं हैं। अभिवाही धमनिकाएं से रक्त जो है ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस से रक्त छनता है, अपवाही धमनिकाएं से जो है रक्त जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब वोमन संपुट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वोमन संपुट कौन सा वाला हिस्सा है? तो ये देख लीजिए, ग्लोमेरुलस है, उसके बाहर वाला ये जो आवरण है, ये वाला आवरण, ये क्या है? वोमन संपुट है, क्योंकि इसका नाम जो है वोमन नामक जो वैज्ञानिक है उसने दिया है, इसके कारण इसे जो है वोमन संपुट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या है? ये एक कप के आकार की दोहरी भित्ति वाली थैली होती है। देख लीजिए, इसका आकार जो है कप के आकार की है। तो यही जो है दोहरी भित्ति वाला जो संरचना है वही क्या कहलाता है? वोमन संपुट कहलाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के चारों ओर होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये ग्लोमेरुलस है, लाल कलर का दिख रहा है, बीच में वो ग्लोमेरुलस है, और इसके बाहर वाला ये जो हिस्सा है वो क्या है? वोमन संपुट है, ठीक है। तो वही जो केशिका गुच्छ में जो छना हुआ पदार्थ है वो यही इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो छना हुआ जो पदार्थ है वो कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये जो वोमन संपुट है वही जो है इकट्ठा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो द्रव है वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्टर कहलाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर का जो ये वाला वोमन संपुट के अंदर जो पदार्थ रहता है वो, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वोमन संपुट जो है ग्लोमेरुलस के बाहर स्थित रहता है। ये वाला हिस्सा जो है वोमन संपुट है, इसमें जो है ग्लोमेरुलस से जो छना हुआ पदार्थ है वो यही जो है इकट्ठा होता है, ठीक है। ये कप के आकार की होती है, वोमन संपुट है। इसका नाम जो है वोमन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस कारण इसके नाम जो है वोमन संपुट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब वृक्क नलिकाएं देख लेते हैं। तो पहला हम लोग ने देखा वृक्क कणिकाएं के बारे में देख लीजिए, अब क्या है? वृक्क नलिकाएं। तो देख लीजिए, हम लोग जो रीनल ट्यूबल्स हैं उसको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक है। रीनल ट्यूबल को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? 4 हिस्सों में जो है विभाजित किया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन से वो 4 हिस्से हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है क्या? समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं कौन सा है? तो ये देख लीजिए, ये वोमन संपुट है, तो इसके यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो वाला हिस्सा है यहाँ तक पूरा, ये क्या कहलाता है? तो ये जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका है, क्योंकि वोमन संपुट के नजदीक होता है, इसी कारण ये क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है, ठीक है, PCT कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यही जो है क्या है?
वोमन संपुट है उसके नजदीक होता है, इस कारण समीपस्थ कहलाता है। ठीक है, तो वोमन संपुट वही आगे की ओर विस्तारित भाग होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था वही समीपस्थ नलिकाएं हैं। यहाँ क्या होता है 70 से 80% जो है जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, सॉरी किसमें, समीपस्थ कुंडलित नलिका में 70 से 80% जल, खनिज व बाइकार्बोनेट का क्या किया जाता है, अवशोषण जो है यही हो जाता है समीपस्थ नलिका में। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण करती है कौन, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो क्या करती है, हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण करती है, जिसके कारण जो मूत्र है उसकी प्रकृति कैसी रहती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ये जो है मूत्र के पीएच मान को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मूत्र का जो है प्रकृति कैसी रहती है, तो अम्लीय रहती है, अर्थात वो जो है अम्लीय प्रकृति की, अर्थात उसका पीएच मान 7 से कम होता है। कितना रहता है मूत्र का पीएच मान, 6 से 6.5 के जो है बीच में रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मूत्र की जो प्रकृति है वो अम्लीय रहता है, किसके कारण जो है, तो ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उससे जो है हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण होता है और उसी के कारण जो है मूत्र जो है अम्लीय प्रकृति की रहती है। ठीक है, तो ये जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हेलने का लूप कौन सा है। ठीक है, तो हेलने का लूप देख लेते हैं हम लोग चित्र में। तो जैसे कि मैंने बताया ये वाला हिस्सा समीपस्थ नलिका है, तो यहाँ से ऐसे करके ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये यू आकार का है, वही क्या कहलाता है, हेलने का लूप कहलाता है। देख लीजिए जैसे कि यू आकार की संरचना होती है हेलने के लूप की, इसके दो भाग होते हैं, डिसेंडिंग लिब और अवरोही शाखा, और जो है असेंडिंग लिब अर्थात ऊर्ध्व शाखा। तो इंग्लिश में ही याद रखिएगा डिसेंडिंग लिब और असेंडिंग लिब। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लिब है उसमें पानी का पुनरावशोषण होता है, असेंडिंग लिब में जो है सोडियम क्लोरीन आयनों का सक्रिय जो है पुनरावशोषण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बस इतना याद रखिएगा, हेलने का लूप जो है यू आकार की नली होती है, दो भाग होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब उसका नाम हेलने का लूप इसलिए है क्योंकि वो जो है वैज्ञानिक जो है हेलने वैज्ञानिक ने जो है उसे दिया था। ठीक है, अब दो हम लोगों ने देख लिया, दो नलिका। अब तीसरा कौन सा है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है तीसरा है। ठीक है, तो दूरस्थ कौन सा है, जो हेलने का लूप यहाँ से समाप्त हो जाता है और ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसा लेकर ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये जो है दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है, क्योंकि ये जो है क्या रहता है, वुमेन संपुट है उसके जो है दूर में रहता है, इसी कारण इसे जो है दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन का अंतिम भाग है जो कि संग्राहक नलिका अर्थात कलेक्टिंग डक्ट से जो है जुड़ा रहता है। तो देख लीजिए ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाते हैं, संग्राहक नलिका अर्थात कलेक्टिंग डक्ट्स कहलाता है। तो यही से जो है जुड़ा रहता है कौन, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसमें जो है क्या होता है, पानी हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट का जो है पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, जो बचे हुए रहते हैं 70 से 80% तो समीपस्थ में हो जाता है और जो बचे रहते हैं उसका जो है पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब कलेक्टिंग डक्ट्स जो संग्राहक नलिकाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स अर्थात संग्राहक नलिका, जो कि अंतिम जो है नलिका है और ये बाद में जो है मूत्र में जो है मिल जाता है, अर्थात यहीं से जो है पदार्थ है वो कहाँ जाता है, तो मूत्राशय में जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, संग्राहक नलिका जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे जो है मूत्र नलिका से जो है जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हम नेफ्रॉन के कार्य क्या रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया नेफ्रॉन का मुख्य कार्य वही फिल्ट्रेशन होता है और जो है पुनः अवशोषण होता है। तो निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन जो है मुख्य कार्य रहते हैं। रक्त क्या होता है, ग्रेनुलस में आता है, फिर ग्रेनुलस से जो है छन कर पानी, यूरिया आदि जो है बाहर निकल जाता है। कहाँ निकलता है, वोमन संपुट में इकट्ठा होता है, फिर वहां से समीपस्थ नलिका में चला जाता है और समीपस्थ नलिका में जो है क्या होता है, कुछ जो प्रमुख पदार्थ रहते हैं 70 से 80% पदार्थ उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, जैसे पानी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ नमक, इनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है नेफ्रॉन का मुख्य कार्य है। फिर आगे जाकर ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हेलने का लूप से, हेलने के लूप के बाद वो दूरस्थ नलिका में जाता है और दूरस्थ नलिका से कलेक्टिव डक्ट की सहायता से मूत्र नलिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ से जो है ये ऐसे करके जाती है, फिर ये फिल्टर होने के बाद पुनः अवशोषण के बाद ये जो है संग्राहक नलिका में जाकर क्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब क्या है, आगे जो है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो नेफ्रॉन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग मूत्रवाहिनी देखते हैं। ठीक है, यूरेट्रा, ठीक है, यूरेटर्स। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी जो है एक पतली लंबी नली होती है जो क्या है, किडनी अर्थात गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती है। देख लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, मूत्रवाहिनी अर्थात यूरेटर्स है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो वृक्क अर्थात किडनी है उसको किससे जोड़ती है, तो मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर से जो है जोड़ती है। ये जो मूत्राशय है
उससे जो है जोड़ती है। कौन? मूत्र वाहिनी जो है किसको? वृक्क को जो है मूत्राशय से जोड़ती है। तो मनुष्य में 2 मूत्र वाहिनी होती है, देख लीजिए, ये बायां साइड का मूत्र वाहिनी है और ये जो है दायां साइड का, तो जो कि प्रत्येक किडनी में एक से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मूत्र को नीचे की ओर ले जाने के लिए मूत्र वाहिनी में जो है क्या लगा रहता है? तो लहरदार संकुचन होता है, मतलब जो मूत्र है उसको बाहर अगर मूत्राशय में जाना है तो संकुचन होगा, तभी तो मूत्राशय में जाएगा। तो यही जो है, ठीक है। मूत्राशय का क्या होता है? इसका जो मूत्र वाहिनी है वो किसमें खुलता है? जो मूत्राशय में जाकर खुलता है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, मूत्र नलिका का मुख्य कार्य रहता है यूरेटर्स का, कि जो वृक्क है उसको मूत्राशय से जोड़ना, ये जो है मुख्य कार्य, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ जो मूत्र है उसको क्या करती है? मूत्राशय में जो है लेकर जाती है। कौन? वृक्क मूत्रवाहिनी अर्थात यूरेटर्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक है। तो मूत्राशय क्या होता है? ये देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है मूत्राशय है, तो ये थैलीनुमा जो है पेशी अंग है। किडनी द्वारा बनाया गया मूत्र जो है कुछ समय के लिए यहीं जो है संग्रहित रहता है, किसमें? मूत्राशय में, ठीक है। मूत्र का लचीला अर्थात इलास्टिक अंग है, मूत्र भरने पर यह क्या हो जाता है? फैल हो जाता है, ठीक है। कौन? मूत्राशय जो है फैल जाता है मूत्र भरने पर। इसका जो है कितना जो है इसमें जो है कितनी मात्रा मूत्र की इसमें जो है रखा जा सकता है? तो 300 से 500 मिलीलीटर जो है मूत्र की मात्रा जो है इसमें जो है रखा जा सकता है, ठीक है। इसकी दीवारें जो है मांसपेशियों से बनी रहती हैं, ठीक है। मूत्राशय से बाहर निकास का जो मार्ग है वो मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा कहलाता है। देख लीजिए, ये मूत्राशय है और ये वाला हिस्सा जो है ऐसे बाहर निकला जाता है, तो ये जो है मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग वही बता देते हैं, यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग, तो मूत्र को लेकर जाने वाली जो हिस्सा है वही जो है मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये वाला हिस्सा क्या है? मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा है, ठीक है। मूत्र त्याग का अंतिम मार्ग है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले वृक्क को पढ़ लिया, मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब हम लोग दूसरे जो मुख्य उत्सर्जी अंग है उसको देख लेते हैं, तो त्वचा का देख लेते हैं, ठीक है। त्वचा अर्थात स्किन, तो त्वचा भी उत्सर्जी पदार्थों को जो है बाहर निकालता है। जैसे कि त्वचा क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, ठीक है। त्वचा क्या है? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। त्वचा श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से पसीना बनाकर पानी, लवण व यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है और शरीर का तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो कुल मिलाकर कहें तो त्वचा जो है पसीने के रूप में पानी, लवण, यूरिया आदि को क्या करती है? उत्सर्जन करती है, ठीक है। फेफड़े के बारे में बात करें तो फेफड़े किस प्रकार उत्सर्जन करती हैं? तो फेफड़ा हमारे शरीर का जो शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है, इसको जो है क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं, ठीक है। श्वसन की जो प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, तो उसी को बाहर निकालने का कार्य किसका रहता है? तो फेफड़े का रहता है, ठीक है। यकृत कैसे किस प्रकार हमारे शरीर में उत्सर्जन करता है? तो यकृत जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ रहता है। जैसे कि अमोनिया हो गया, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है और वो फिर शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जैसे कि यह बिलिरुबिन विषाक्त पदार्थ जैसे अतिरिक्त हार्मोनिया अमोनिया को यूरिया में बदलता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है यूरिया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।